तो हम डबल ए एफ नोट्स से पढ़ रहे थे सीनियर्स फिजियोलॉजी के लेक्चर्स। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 130 तक, अभी 131 है। हाइपोफिजियल स्ट्रक्चर रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस वाया हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफिजियल बोलते हैं कौन सा हाइपोफिजियल स्ट्रक्चर? हाइपोफिजियल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? हाइपोफिजियल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। तो उसका जो है स्ट्रक्चर से क्या मुराद? स्ट्रक्चर से ये मुराद कि उसका एंटीरियर लोब या पोस्टीरियर लोब। तो ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि हाइपोफिजियल का या पिट्यूटरी का कौन सा ग्लैंड जो है रिसीव कर रहा है सिग्नल कहाँ से? हाइपोथैलेमस से वाया हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अब हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ये ब्लड सर्कुलेशन का, माइक्रो सर्कुलेशन का एक सिस्टम है। देखें पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मली हमारे बॉडी में जब कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, जो आर्टरीज होते हैं आर्टरीजोल्स में डिवाइड होते हैं, फिर आर्टरीजोल्स किस में डिवाइड होते हैं? कैपिलरीज में। और फिर कैपिलरीज मिलके क्या बनाते हैं? वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिलके वेंस। लेकिन क्या है, पोर्टल सिस्टम का ये मतलब होता है कि कैपिलरीज मिलके वापस क्या है, कोई आर्टरी बनाए, वो आर्टरीज फिर दोबारा डिवाइड हो कैपिलरीज में, फिर वो कैपिलरीज जाके क्या वेंस बनाए। तो वहाँ इसको फिर कहते हैं पोर्टल सिस्टम। तो ये पोर्टल सिस्टम एक यहाँ पे ब्रेन के अंदर है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान, और दूसरा कहाँ पे था? लिवर में था। लिवर में भी पोर्टल सिस्टम था जिसको हम लोग हाइपेटिक पोर्टल सिस्टम कह रहे थे, हाइपेटिक पोर्टल वेन कह रहे थे। तो वहाँ पर भी हमारे पास देखें जीआईटी के अंदर क्या होते हैं? वो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज मिलके दोबारा क्या बना रहे हैं? वेन बना रहे हैं। मतलब पहले क्या आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज डिवाइड हो रहे हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज वापस क्या है आर्टरी बना रहे हैं, वो आर्टरी दोबारा क्या बना रहे हैं? फिर वो बना रहे हैं क्या नाम है? वेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, ठीक है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है। तो ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम क्या है? हाइपोथैलेमस को कनेक्ट कर रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। कि हाइपोथैलेमस के अंदर कैपिलरीज होते हैं, वो कैपिलरीज मिलकर वापस एक आर्टरी बना रहे होते हैं, वो आर्टरी इंटर होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर हो रहा होता है, ठीक है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी में फिर दोबारा डिवाइड होता है किस में? कैपिलरीज में। फिर वो कैपिलरीज वापस मिलकर वेंस बनाते हैं, वेन्यूल्स बनाते हैं, फिर वेंस बनेंगे, फिर वो वेंस जाएंगे आगे सर्कुलेशन के साथ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके मिक्सअप हो जाएंगे। तो और ये सर्कुलेशन का काम क्या है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, हमने कहा था कि एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का वो डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज नहीं करता, उसके हार्मोन्स अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन्स खारिज करता है, और ब्लड के थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये भी एक हार्मोन है, इसको रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं या रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, GHRF या GHRH। अब ये रिलीज़ हो रहा है हाइपोथैलेमस से, ये इस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आएगा। एंटीरियर लोब के अंदर सेल्स होंगे, मुख्तलिफ टाइप के सेल्स होते हैं ना एंटीरियर, हर हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर उसके लिए अपने सेल्स होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक सेल होता है, उसको कहते हैं सोमेटोट्रॉफ सेल्स या सोमेटोट्रॉफिक सेल्स। तो वो सोमेटोट्रॉफिक सेल के ऊपर ये हार्मोन, ये फैक्टर आके एक्ट करेगा, और ये सोमेटोट्रॉफिक सेल्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट हैं ये फिर रिलीज़ करेंगे क्या? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रॉफिन। इस वजह से इस सेल को भी हम लोगों ने सोमेटोट्रॉफिक सेल्स का नाम दिया हुआ है। सेम इसी तरह रिलीज होता है क्या? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये जाके एक्ट करते हैं गोनेडोट्रोफिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और फिर वो रिलीज़ करेंगे क्या? FSH-LH। अब ये मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड वाला जो पोर्शन है उसमें मैंने डिटेल से समझाए हुए हैं, तो ये आप वहाँ से देख लेना। तो एडिनो हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो वहाँ पर जाके हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस से। ग्रेस रिफ्लेक्स इन बेबीज इज प्रेजेंट अप टू, ये हमने पढ़ा हुआ है, बाय द एंड ऑफ 6th पोस्टनेटल मंथ है। ग्रेस रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रोक करेंगे बेबी का है तो वो क्या है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ग्रेस्प करेगा। तो ये रिफ्लेक्स स्टार्ट तो हमारे पास क्या, जब टर्म होता है, टर्म बेबी होता है, ठीक है, उस वक्त से स्टार्ट होता है, मतलब बर्थ से भी पहले से स्टार्ट होता है, और जाके एंड होता है 6 मंथ के ऊपर। रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन फिंगर टिप, वो होते हैं मीजनर कार्पसल। मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर मीजनर है, लेकिन मीजनर से भी ज़्यादा अडॉप्टिंग कौन से थे? पेसिनियन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, अगर होता है इसको करेक्ट करते हैं। तो ये वाला सीक्वेंस है, पेसिनियन है, फिर मीजनर है, फिर हेयर एंड आर्गन है, फिर क्रॉस है। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कोलिनर्जिक ओवरडोज, तो वो है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया काज करता है, जाहिर सी बात है, स्टाइल कोलिन क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ब्रेडिकार्डिया काज करता है।
उसके बाद विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पेन ट्रांसमिशन है, हाइपोथैलेमस का कोई ताल्लुक नहीं है पेन ट्रांसमिशन से। देखें थैलेमस के पास जाता है सेकंड आर्डर न्यूरॉन, जाके एंड होता है पेन का थैलेमस के पास, और थैलेमस में थर्ड आर्डर न्यूरॉन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सब्सटेंशिया जेलेटोनोसा जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट था, ये मैंने बार बार असेंडिंग ट्रैक्स में आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आके फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन पेन का एंड होता है सब्सटेंशिया जेलेटोनोसा के अंदर, फिर सेकंड आर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो पेन के लिए होते हैं। और सी फाइबर्स लो पेन को कैरी कर रहे हैं, बी फाइबर्स का भी ताल्लुक है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है पेन के ट्रांसमिशन से। डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो लीड्स टू शॉक ड्यू टू डिक्रीज वैजोमोटर टोन। सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होगा तो फिर वैजोमोटर टोन डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से शॉक होता है। क्योंकि वैजोमोटर टोन ने मतलब एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और साथ में कार्टिसोल के साथ मिलके इन्होंने ब्लड वेसल का जो टोन होता है उसको मेंटेन किया होता है। तो जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो स्टॉप हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो टोन एंड होगा। जब टोन एंड होगा फुल वैजोडाइलेशन हो जाएगी, तो फिर क्या है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बंदे को शॉक हो जाएगा। इनवॉलंटरी कंट्रक्शन डिसेंडिंग पाथवेज काजेज एक्साइटेशन ऑफ बोथ अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज, हमने बार बार पढ़ा हुआ है। अच्छा, द बीपी रीडिंग ऑफ अ टू मेल्स है हाइपरटेंसिव विद रीडिंग ऑफ 228/160 एंड नॉर्मोटेंसिव विद 120/80 was noted respectively. If 10 mm mercury is added to mean BP of both है, how will the response of hypertensive patient vary from that of the normal है। तो एक हाइपरटेंसिव है जिसका है 228/160, दूसरा है नॉर्मोटेंसिव 120/80। तो अब 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हम इन दोनों के मीन बीपी में ऐड करते हैं, तो फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर जो रिस्पांस होगा वो किस तरह से नॉर्मल पेशेंट से डिफरेंट होता है, नॉर्मल बंदे से डिफरेंट है। तो वही तरह से कि इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो गई किसमें, हाइपरटेंसिव पेशेंट में। ये क्यों हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, ताकि ब्लड प्रेशर को दोबारा नॉर्मल की तरफ ला सकें। और नॉर्मोटेंसिव में अगर थोड़ा सा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बढ़ जाए, ठीक है, 120 में अगर ऐड भी हो जाए, वैसे मीन बीपी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 120 आप देख लें, उसमें ऐड भी कर दें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इतना इशू नहीं होता। लेकिन क्या है वो एक तो पहले से हाइपरटेंसिव बहुत ज़्यादा है उसका बीपी, उसमें आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसका रिस्पांस शो करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी और बीपी को दोबारा नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश होगी। 1 डिग्री डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, ठीक है, ये CMRO का मतलब सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 डिग्री डिक्रीज़ कर दिया हमने बॉडी टेम्परेचर को, तो कितना हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाएगा बाय द ब्रेन। उसका मेटाबॉलिज्म भी, और मेटाबॉलिज्म की भी बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन की भी, तो वो है 8%। प्री किंग्लैनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो वाइट रेमाई होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्री किंग्लैनिक चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेक हो, वो होते हैं माइलिनेटेड, और वो निकल रहे होते हैं कि कहाँ से, ये जो इंटरमीडिएट या लेटरल हार्न स्पाइनल कॉर्ड से, वहाँ से निकल रहे होते हैं और ऑर्गन्स के पास जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं क्या, वाइट रेमाई होते हैं, माइलिनेटेड हैं, ठीक है। तो ये देखें सिंपैथेटिक पोली न्यूरोनल सिग्नल स्टार्ट्स फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। हाँ, सबसे पहले सिंपैथेटिक न्यूरॉन जो ऊपर से ब्रेन से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो किस पार्ट से, हाइपोथैलेमस से, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो आके एंड होते हैं कहाँ पे, लेटरल हार्न या इंटरमीडिएट हार्न में। फिर वहाँ से प्री किंग्लैनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये देखें प्री किंग्लैनिक सिंपैथेटिक रीच इन द लेटरल और इंटेरोमीडियल हार्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। देन फ्रॉम हेयर दिस प्री किंग्लैनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स लीव्स एज वाइट रेमा, यही बात कर रहा है ना कि जो हाइपोथैलेमस से जो स्टार्ट हुए थे सिंपैथेटिक पोली न्यूरोनल सिग्नल जो थे, वो न्यूरॉन्स आके एंड हो रहे हैं कहाँ पे, लेटरल हार्न पे, और लेटरल हार्न से प्री किंग्लैनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं एज ए वाइट रेमाई। वाइट रेमाई मतलब वाइट मैटर के तौर पे, क्योंकि इसके अराउंड माइलिन शीट होता है, माइलिनेटेड होते हैं ना, वाइट होते हैं। सो इंटेरोमीडियल या लेटरल हार्न मोर देन वाइट रेमाई। हाँ, अगर ऑप्शन में लेटरल हार्न या इंटरमीडिएट हार्न या इंटेरोमीडियल हार्न दिया होता तो उसको करेक्ट करते हैं, वो नहीं है तो वाइट रेमाई। ये मैंने आपको पढ़ाए थे सारे ना, असेंडिंग टेक्स्ट में आपको पढ़ाए थे कि ये हमारे पास इस तरह से ये डार्सल हार्न है, ये हमारे पास वेंट्रल हार्न है, और यहाँ पर ये हमारे पास लेटरल हार्न होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर से हाइपोथैलेमस से आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके एंड हो गया क्या, वो सिंपैथेटिक पॉलीन्यूरोनल सिग्नल, और यहाँ ठीक है यहाँ पे आके एंड हो गया। तो यहाँ से फिर हमारे पास ये प्री किंग्लैनिक न्यूरॉन का सेल बॉडी यहाँ प्रेजेंट है, वो यहाँ से निकलेगा तो एज ए वाइट रेमाई के तौर पे। तो ये यही वो बात कर रहा है कि लेटरल हार्न का ऑप्शन अगर होता तो उसको हम करेक्ट करते हैं, वो लेटरल हार्न ऑप्शन में नहीं है, तो अभी ये वाइट रेमाई के तौर पर सिंपैथेटिक न्यूरॉन निकल रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन अकर्स वाया, अच्छा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन काजेज, क्या काज करेगा, तो इसका आंसर है रिलैक्सेशन ऑफ GIT स्फिंक्टर। हाँ, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है ना, तो रिलैक्स करेगा GIT के स्फिंक्टर्स को, जैसे कि एसोफेगल स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है,
फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल भी इसको कहते हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को। फिर नीचे हमारे पास जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो कि ड्यूडेनम और इसके दरमियान होता है, स्टमक के दरमियान। इसी तरह नीचे फिर हमारे पास होता है इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है। तो ये सारे स्फिंक्टर्स को ओपन करता है ताकि फूड आगे पास हो सके और डाइजेस्ट हो सके। पैरासिम्पथेटिक लॉस अफेक्ट्स विच मेजर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, जीआईटी। तो जीआईटी को मेनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा अगर पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स लॉस हो जाए, क्योंकि जीआईटी के तमाम सिस्टम को कंट्रोल ही, डाइजेशन को कंट्रोल ही पैरासिम्पथेटिक सिस्टम कर रहा था। कार्डिक मसल्स हैव सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दीज फाइबर्स आर। तो ये हमारे पास पोस्ट गैंग्लियनिक होते हैं, ठीक है। कार्डिक मसल के पास जो भी, मतलब आर्गन्स के पास जो भी फाइबर्स पहुंच रहे होते हैं, चाहे सिंपैथेटिक चाहे पैरासिम्पैथेटिक, वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियनिक होते हैं, ये बात याद रखें। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है वो गैंग्लियन के पास जा रहे होते हैं, गैंग्लियन में जाके एंड हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर है लेडी एक्सीडेंटली कट रेडियल आर्टरी। लेडी ने अपना रेडियल आर्टरी कट किया है, विच मैकेनिज्म डिटेक्ट्स प्रेशर है। तो एक इसमें हमारे पास ए बीटा फाइबर्स डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को। लॉस ऑफ वाटर बाय एवापोरेशन एंड इनसेंसिबल लॉस फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स ऑन कोर बॉडी टेम्परेचर। हाँ, कोर बॉडी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बॉडी से इनसेंसिबल लॉस होगा। अगर कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या है, एवापोरेशन और इनसेंसिबल वाटर लॉस ज़्यादा होगी ताकि हीट को बॉडी से बाहर निकाल सके। लेकिन अगर कोर बॉडी टेम्परेचर कम है तो फिर हमारे पास इनसेंसिबल वाटर लॉस और इवेपोरेशन के थ्रू वाटर लॉस बहुत कम होगी। गोल्जी टेंडन आर्गन, ताकि बॉडी हीट कंजर्व हो सके। गोल्जी टेंडन आर्गन डिटेक्ट्स टेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब गोल्जी टेंडन आर्गन और मसल स्पाइंडल, मैंने बताया था कि ये मसल कंट्रक्शन और मसल रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फ्लेक्शन के दौरान जब हम भी फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्बो के ऊपर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं ना, तो जो सा मसल कंट्रैक्ट हो रहा है ड्यूरिंग फ्लेक्शन उसको हम नाम दे रहे होते हैं एगोनिस्ट, और जो सा मसल रिलैक्स हो रहा होता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। जैसे ट्राइसेप, ठीक है। बाइसेप हमारे पास एगोनिस्ट हो गया ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, और एंटागोनिस्ट क्या है, कौन सा मसल रिलैक्स हो रहा है उस टाइम, तो वो हमारे पास है ट्राइसेप। तो बाइसेप एगोनिस्ट है और ट्राइसेप वो है, तो वो एगोनिस्ट के कंट्रक्शन को देखता है गोल्जी टेंडन कि एगोनिस्ट के अंदर कितना कंट्रक्शन है। अगर वो ये देखेगा कि एगोनिस्ट के अंदर ओवर कंट्रक्शन तो नहीं हो रहा, ओवर कंट्रक्शन अगर होगा एगोनिस्ट के अंदर तो फिर क्या है, उसके रप्चर होने का खतरा होता है। फिर गोल्जी टेंडन जब भी देखता है कि अभी ओवर कंट्रक्शन हो रही है तो वो सिग्नल भेजता है। फिर हमारे पास क्या है, ये मसल अचानक से जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं जैसे बाइसेप है वो अचानक से हमारे पास रिलैक्स हो जाते हैं ताकि वो मसल टीयर ना हो सके, मसल रप्चर ना हो सके। तो ये वही बात है, इन्वर्स टच रिफ्लेक्स भी इसको कह रहे थे ना, तो वही है, ठीक है। कंडक्शन इन नर्व फाइबर इज स्लो डाउन ड्यू टू नॉन माइलिनेटेड। हाँ, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में हमारे पास कंडक्शन कम होता है। पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन काजेज ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही है। एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज टर्मिनेटेड बाई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। जाहिर सी बात है, एक्शन पोटेंशियल जब फॉर एग्जाम्पल +10 तक पहुंच गया उसके बाद क्या है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन जैसे होते हैं तो पोटेशियम बाहर निकलता है और एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट हो जाता है और वापस रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्रुशिंग रिफ्लेक्स का ट्रायड क्या था, ये कल भी पढ़ा था। हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। व्हेन पेटेलर टेंडन हिट विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स है। मसल स्पाइंडल अफरेंट सेंस ट्रांसमिशन है, हाँ यही है। जब पेटेलर टेंडन को आप हिट करते हैं तो मसल स्पाइंडल क्या है, जो अफरेंट है, अफरेंट मतलब ये सेंसरी फाइबर है, ये सेंड करेंगे, ट्रांसमिशन सेंड करेंगे। मैन इन मैराथन, ताकि हमारे पास रिलैक्सेशन वो कंट्रक्शन कर सकें, ठीक है। मसल स्पाइंडल का काम क्या था, ओवर रिलैक्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। मैन इन मैराथन इन जुलाई एक्सेसिव स्वेटिंग कोलैप्सिस ड्यू टू हीट एग्जर्शन। स्वेटिंग ज़्यादा हुई है ना तो हीट एग्जर्शन हो गई। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है। उसके बाद है इंक्रीज इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो। इंक्रीज कौन करेगा, हैलोथेन ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को। एंग्जाइटी इज डिक्रीज बाय द एक्टिवेशन ऑफ विच रिसेप्टर, गाबा। ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो इनहिबिशन होगी, एंग्जाइटी के हमारे पास क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एंग्जाइटी का मकसद, एंग्जाइटी क्या होता है, एंग्जाइटी में क्या है, सीएनएस की एक्टिविटी इंक्रीज हुई पड़ी होती है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ सीएनएस या न्यूरोनल एक्टिविटी होती है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आप जब रिलीज करेंगे तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंग्जाइटी डिक्रीज होगी। इस वजह से हम लोग क्या है, जो बेंजोडाइजेपिन्स दे रहे थे ना, वो गाबा के हमारे पास गाबा को एक्टिवेट करते हैं, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं ना। पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन ऑल स्पाइनल नर्व्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, बार बार मैंने आपको पढ़ाया था असेंडिंग ट्रैक्स में। विच ऑफ दिस इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है।
एसिटाइलकोलिन को पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स नहीं बनाते, सिवाय एक जगह पे बनाएंगे, स्वेट ग्लैंड्स और पाइलोरेक्टर मसल। उसके अलावा हर जगह पे वो बनाएंगे क्या, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। डोपामिन भी कुछ जगहों पे बना सकते हैं। अच्छा, विच सेरेब्रल ब्लड फ्लो एट रेस्ट, डोपामिन भी, अब देखो डोपामिन भी वो बनाते हैं, लेकिन वो न्यूरॉन के अंदर बन रहा है और मज़ीद कन्वर्ट होता है वही डोपामिन किस में, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में। एल डोपा भी इसी तरह एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो एसिटाइलकोलिन को वो नहीं बनाते, एसिटाइलकोलिन सिर्फ वो एक दो जगह पे मैंने आपको बता दिया, स्वेट ग्लैंड मतलब और साथ में पाइलोरेक्टर। तो ये एक जनरल बात पूछ रहा है, एक जनरल बात पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन वाली बात नहीं पूछ रहा है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो एट रेस्ट है वो 50 मिली ml पर 100 mg। तो ये रट्टे वाली चीज़ आप रट लेना इसको। अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन, ये भी रट्टे वाली है, 50 to 150 ml पर मिनट है। अबाउट सेंसेशन इन पेरिफेरी, सेंसेशन पेरिफेरी के अंदर उनके बारे में क्या, ये वाला करेक्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन मॉडलिटीज़, सम पास वाला नज़र बाईपास। ठीक है, पेरिफेरी में जो सेंसेशन होते हैं कुछ हमारे पास मॉडलिटीज़ पास होते हैं, कुछ हमारे पास बाईपास हो जाते हैं। न्यूरॉन पीक एक्शन पोटेंशियल है, तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट 10 to सेंड पोटेशियम आउट ऑफ द सेल। हाँ, अब ये कह रहा है कि न्यूरॉन का जो एक्शन पोटेंशियल पीक पे पहुंचता है, पीक वही है फॉर एग्जांपल +10 है, वहाँ पर जब पहुंचता है तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से क्या है, वो पोटेशियम चैनल ओपन होता है और पोटेशियम बाहर निकलेगा। देखें, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट 10 to सेंड पोटेशियम आउट ऑफ द सेल है। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज इन केमिकल जंक्शन है, वो क्या कौन सा होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगी। अब ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर साइनेप्स है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने रिलीज़ करना है एसिटाइलकोलिन, लेकिन डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा। यहाँ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर यहाँ पर होते हैं क्या, कैल्शियम गेटेड चैनल होते हैं। तो ये कैल्शियम जब यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है, तो अब देखें इसको मैं बड़ा करके बनाता हूँ, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो ये टर्मिनल है इसको मैं बड़ा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, इस तरह से वेजाइकल और इन वेजाइकल में क्या प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है कैल्शियम चैनल। तो ये कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम इन वेजाइकल के साथ मिलेगा और इन वेजाइकल को जाके मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाएगा और क्या है, एसिटाइलकोलिन को साइनेप्स के अंदर रिलीज़ करेगा और आगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ये वाला जो प्रेजेंट है उसके ऊपर एसिटाइलकोलिन जाके बाइंड होगा और एक्शन करेगा। तो यही बात ये पूछ रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हो रहा है केमिकल जंक्शन में या सिनेप्टिक जंक्शन में, तो उसको कौन रिलीज़ करवा रहा है, कैल्शियम इन्फ्लक्स है। कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो वो रिलीज़ करवाता है न्यूरोट्रांसमीटर को। रिगार्डिंग एग्जाम्स कैरी इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडीज़ है, ठीक है, ये तो ठीक है। और डेंड्राइट्स क्या है, क्या करेंगे, सेल बॉडी की तरफ ले जाएंगे। ट्रू अबाउट अल्फा मोटर न्यूरॉन माइलिनेटेड होते हैं। प्री गैंग्लियनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स क्या होते हैं, बी फाइबर्स होते हैं। अच्छा, अब जो प्री गैंग्लियनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं वो भी बी फाइबर्स होते हैं, और साथ में हमारे पास पेन के नहीं, प्रोप्रियोसेप्शन के जो फाइबर्स होते हैं फिंगर टिप से, वो भी बी फाइबर्स। देखें, फास्टेस्ट फाइबर ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है, ए अल्फा है। फास्ट पेन फाइबर्स ए डेल्टा है। स्लो पेन फाइबर सी फाइबर हैं। अब प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है बीटा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक कौन चाहे पैरासिम्पैथेटिक कौन, दोनों हमारे पास बीटा फाइबर्स हैं। और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हैं सी फाइबर्स। अब देखिए, सी स्लो पेन फाइबर्स भी सी हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स भी सी हैं, ठीक है, ये याद रखो। और प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हमारे पास वो भी बी फाइबर्स या बीटा फाइबर्स हैं, और प्रोप्रियोसेप्शन जो फिंगर टिप से कैरी करते हैं वो भी बी फाइबर्स हैं। और पेन हमारे पास क्या है, ए डेल्टा। तो ये चीज़ें आपने रटनी है। मैन वेटिंग फ्रॉम फॉर द बस है और 60 मिनट इन मॉडरेट हार्ट इन्वायरमेंट है, हाउ बॉडी विल रेगुलेट टेम्परेचर है। तो बॉडी रेगुलेट कैसे करेगा, मॉडरेट और हार्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो हाइपरीमिया होगा, वेजोडाइलेशन होगी उसके ब्लड वेसल की, वो हीट को रिलीज़ करेंगे। हाइपरीमिया मीन्स वेजोडाइलेशन ऑफ वेजोडाइलेशन, ठीक है। और किसके हाइपरीमिया होगी, स्किन के जो ब्लड वेसल होते हैं। बीटा इंडोर्फिन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, इसको प्रोड्यूस करता है। न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ये तो पड़ा हुआ है। फ्री नर्व एंडिंग्स आर नॉन इनकैप्सुलेटेड, हाँ जाहिर सी बात है, इसी वजह से तो फ्री नर्व एंडिंग इसको कह रहे हैं, कैप्सूल नहीं है वहाँ पे। एट मोटर एंड प्लेट है, एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, ओपन्स द एसिटाइलकोलिन गेटेड आयन चैनल विच आर लिंक्ड टू वोल्टेज गेट्स। ये वही बात कर रहा है ना, ये सोमेटिक मोटर नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है। मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको कहते हैं, कि ये हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन आ गया है और यहाँ पर आगे हमारे पास क्या है, मसल प्रेजेंट है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन से क्या रिलीज हो, अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, न्यूरॉन और मसल का जंक्शन, या फिर इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो यहाँ मोटर एंड प्लेट के ऊपर क्या है, ये इस तरह का एक वोल्टेज एक चैनल है,
ये चैनल है और यहाँ पर इसके साथ ये रिसेप्टर है, तो इस चैनल के साथ रिसेप्टर है, तो वहाँ न्यूरॉन से एक एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होगा वो इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा। जैसे बाइंड होगा तो ये जो चैनल है, इस चैनल का पहले गेट बंद होता है, तो जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो ये चैनल का गेट ओपन हो जाएगा और सोडियम एंटर होगा और डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो यही बात ये कह रहे हैं, ठीक है, कि एट मोटर एंड प्लेट एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, ओपन करेगा एसिटाइलकोलिन गेटेड आयन चैनल, ठीक है। एसिटाइलकोलिन गेटेड आयन चैनल क्या है, एक सोडियम चैनल है जो कि ओपन होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उस न्यूरॉन के अंदर। मोटर सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट वही है, मोटर सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास 20% ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एट द रेस्ट है। ये वही ब्रेन का पूछ रहा है ना, ब्रेन हमारे पास 20% ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करता है बॉडी का। एड्रिनल, लेकिन ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर 1 डिग्री बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो 8% डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन कंजम्पशन में। एड्रिनल मेडुला इज सप्लाइड बाय कोलिनर्जिक फाइबर्स। हाँ, ये तो मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि एड्रिनल मेडुला खुद क्या है, एक समझेंगे गैंग्लियन है, और गैंग्लियन के पास क्या जा रहे होते हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, और प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हमेशा क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक। तो एड्रिनल मेडुला एक सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, इसके पास जाहिर सी बात है प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जाएंगे तो वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे। लेकिन अगर वो पूछें कि एड्रिनल मेडुला रिलीज खुद क्या रिलीज़ करता है, तो खुद वो एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन रिलीज़ करेगा, जिसको हम एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट है, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स वही विथड्रॉल रिफ्लेक्स को हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्कीमास्टिक रिफ्लेक्स जो है ये भी पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ठीक है। हार्ट एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ हीट स्ट्रोक ड्यू टू अबाउट 45 डिग्रीज, अबाउट 45 डिग्रीज हमारे पास हीट स्ट्रोक्स हो सकते हैं। अच्छा, न्यूरो ट्रांसमीटर इन स्लो वेव स्लीप इज़, स्लो वेव स्लीप में न्यूरो ट्रांसमीटर सीरोटोनिन है, लेकिन जो रैन स्लीप है उसमें क्या था, एसिटाइलकोलिन था। रैन स्लीप इज रिलेटेड टू एसिटाइलकोलिन है या कोलिनर्जिक है, सी है, देखें, रैन स्लीप एसिटाइलकोलिन, नॉन रैम में क्या है, सीरोटोनिन मोर देन गावा। आफ्टर कंपनसेशन ऑफ द स्टारवेशन, कैद साली थी, बंदे ने कुछ बहुत सारे दिनों से फाका किया हुआ था, उसके बाद उसकी कंपनसेशन के बाद क्या होगा, हमारा बॉडी फिर अडाप्ट करेगा स्टारवेशन के साथ, कंपनसेशन करेगा, तो कौन से सब्सटेंस को फिर ब्रेन यूज़ करेगा, कीटोन बॉडीज़ को। तो स्टारवेशन में भी क्या कीटोएसिडोसिस हो जाती है, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है, इसी तरह डायबिटीज़ में जैसे हो रहा है, इसी तरह स्टारवेशन में भी कीटोएसिडोसिस हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर इन नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे डोपामीन होता है, नाइग्रो वही सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो जा रहे हैं स्ट्राइटम के पास, वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं और वो डोपामिन रिलीज़ करते हैं, और यही न्यूरॉन जब डैमेज होते हैं पार्किंसन डिजीज़ हो रहा था। ट्रू अबाउट पायामीटर इज, पायामीटर के बारे में क्या ट्रू है, यही है कि एक्सटेंड्स इनटू सल्काई एंड फिशर्स ऑफ द ब्रेन टिश्यू। अच्छा, फिर आगे है स्लो वेव स्लीप इज करेक्टराइज्ड बाय टीथ ग्राइंडिंग, स्लो वेव स्लीप में टीथ ग्राइंडिंग या ब्रोक्सिज्म उस दिन हमने पढ़े थे। फाइनल कॉमन मोटर पाथवे इज क्या है, अल्फा मोटर न्यूरॉन है। अ पेशेंट के मतलब तमाम कॉमन मोटर पाथवे, तमाम मसल के पास जो फाइनल पाथवे होता है वो अल्फा मोटर न्यूरॉन है, जाहिर सी बात है ना, एक्स्ट्राफिजल फाइबर के पास यही जाता है। अ पेशेंट केम इन इमरजेंसी विद हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, व्हाट फाइंडिंग्स विल बी देयर है, स्वेटिंग होगी उसमें, लेकिन हाँ हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में क्या है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि वो कोमा में है, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उसका एक्टिवेट है, इस वजह से भी स्वेटिंग हो रही है। स्नीज रिफ्लेक्स अफरेंट वाया ट्राइजेमिनल, स्नीज रिफ्लेक्स के जो अफरेंट है, अफरेंट का मतलब सेंसरी फाइबर्स हैं, तो वो कौन कैरी कर रहा होता है, वो ट्राइजेमिनल के ब्रांचेस कैरी कर रहे होते हैं। विच एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पैरासिम्पथेटिक सिस्टम काज व्हाट, विद एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स के अलावा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम काज क्या करेगा, किस प्रोमोट करेगा, सिक्रीशन को, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम प्रोमोट करेगा सिक्रीशंस को, हर जगह सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, सिवाय किस में, स्वेट ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में ये इंक्रीज़ नहीं करता, बाकी हर जगह पे वहाँ पर भी ये सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर रहा है स्वेट ग्लैंड्स में, लेकिन क्या है और जगहों का ये पूछ रहा है, तो वहाँ पर भी जैसे ब्रोंकियल सिक्रीशन को ये इंक्रीज़ कर रहा है, जीआईटी के सिक्रीशंस को ये इंक्रीज़ करता है। कंपैरिजन ऑफ CSF विद प्लाज्मा, लेस ग्लूकोज इन CSF देन प्लाज्मा, हाँ। टेक्टाइल 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज डन बाय मीजनर कार्पसल करेगा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो टच के होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल इज़ फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एंगल में अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको कौन डिटेक्ट करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। लीनियर एक्सेलरेशन जैसे बस है तो उसको कौन हमारे पास डिटेक्ट करता है, यूट्रिकल। अब ये सारे इनर एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यूट्रिकल, साइक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन का मतलब ऊपर नीचे जाना, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर आप ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो उसको साइक्यूल।
फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जो इस तरह गोलदारे में अगर हो या इस तरह रोड जहाँ पे मुड़ रहा होता है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन को कौन सेमी सर्कुलर कैनाल कंट्रोल करता है। द फाइबर्स ट्रांसमिटिंग स्लो पेन आर वो सी फाइबर्स हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेरिफेरल टिंगलिंग नंबनेस, पेरिफेरल टिंगलिंग है उसको, नंबनेस है, डिप्लोपिया उसका मतलब डबल विजन है एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, डायग्नोज विद डीमैलिनेशन डिजीज। अब देखें उसको टिंगलिंग भी है, नंबनेस भी है बॉडी के अंदर, इसका मतलब उसके बॉडी के नर्व्स भी डैमेज्ड हैं, साथ में उसको डिप्लोपिया है और विजुअल डिस्टर्बेंस भी हुआ है, तो इसका मतलब उसका जो ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज हो रहा है विद और डीमाइलिनेशन डिजीज़ है, मतलब माइलिन शीथ डैमेज हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम सेल्स, कौन से सेल के पूछ रहा है कौन से सेल्स अफेक्ट हुए होंगे, तो ये होते हैं हमारे पास माइलिन शीथ के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, सीएनएस के माइलिन शीथ जो होते हैं उसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं और ऑप्टिक नर्व के अराउंड भी वही होते हैं, तो वही ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो रहा है। ये डिजीज़ कौन सा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है, जो कि एक डीमैलिनेटिंग डिजीज़ ऑफ सीएनएस है, जिसमें हमारे पास ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होता है, बाकी बॉडी के जो सीएनएस के नर्व्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से टिंगलिंग है, नंबनेस है और डिप्लोपिया है। लेकिन एक हमारे पास होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है जिसको हम लोग जीबीएस सिंड्रोम कह रहे हैं, गैया बारी सिंड्रोम, तो उसमें हमारे पास फिर श्वान सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं, डीमैलिनेशन श्वान सेल की, क्योंकि वो पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसको अफेक्ट कर रहा होता है, सीएनएस को, ठीक है, सीएनएस के जो माइलिन शीथ है उसको, सीएनएस के माइलिन शीथ में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, सेम ऑप्टिक नर्व के जो माइलिन शीथ होगा उसमें भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सिनेरियो है। पेशेंट कांट रिकॉग्नाइज द थिंग्स टचिंग द बॉडी विद आइज क्लोज, हाँ एक पेशेंट अगर उसकी आइज क्लोज कर दें और किसी चीज़ को अगर वो टच करे और उसको पता ना चल रहा हो, इसका शेप साइज़ वगैरह ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन ना कर सकता हो कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको हम कह रहे थे एस्टेरोग्नोसिस। ये मैंने आपको सीएनएस के अंदर न्यूरल एनाटॉमी के अंदर डिटेल से समझाए थे। इसका सबसे मोस्ट कॉमन काज क्या था, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया जो कि पैराइटल लोब में प्रेजेंट था उसका डैमेज होना, या फिर सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया का डैमेज होना, उसके बाद फिर हमारे पास डार्सल कॉलम तीसरे नंबर पे था, तो यहाँ पर वो ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो इस वजह से डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस जो ट्रैक है वो हम टिक करेंगे। बॉय वॉकिंग बेयर फुट, नंगा जा रहा है एक लड़का और एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट उसके प्लांटर सरफेस के ऊपर पिंच करता है और वो विदड्रा करता है अपने पाँव को सडनली, तो कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व हैं इसमें, फ्री नर्व एंडिंग। टीयर गोज इनटू लैक्रिमल सेक वाया पंक्टम एंड किनालिकुलाई के थ्रू टीयर जाएंगे कहाँ पे, लैक्रिमल सेक के अंदर। फिर वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज 5 to 50 फोल्ड ड्यू टू लार्ज डायमीटर, व्हाट विल बी अदर रीज़न, हाँ अगर लार्ज डायमीटर होगी नर्व की जितनी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो दूसरा क्या रीज़न है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की, तो वो है इंक्रीज्ड सोडियम चैनल, अगर सोडियम चैनल इंक्रीज़ होंगे तो उसके बाद भी सोडियम चैनल की परमेबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी या उनकी तादाद इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से भी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ऑफ द पेशेंट शोज नो ए वेव बिकॉज पेशेंट इज़ अलर्ट एंड कॉशियस, ठीक है, अगर पेशेंट क्या होगा अवेक होगा एंड आइज क्लोज होंगे तो फिर ए वेव्स शो होंगे, तो वो तो नहीं है, ये हमारे पास क्या है, पेशेंट अलर्ट और कॉन्शियस है, इस वजह से उसके मतलब उसने आई ओपन किए हुए तो उसमें सिर्फ बीटा वेव्स अपीयर होंगे, ए वेव्स नहीं होंगे। तो ओपियाइड इंड्यूस्ड वोमिटिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो कि ब्रेन स्टेम में होता है उसको ओपियाइड एक्टिवेट करता है और वो फिर एक्टिवेट करता है वोमिटिंग सेंटर को, फिर वोमिटिंग होती है। पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कोइड फाइबर्स आर अदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक, ये भी मैंने आपको न्यूरो एनाटॉमी में ये डिटेल से पढ़ाए थे, ये सारे एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कोइड फाइबर क्यूनियो सेरिबेलर बना रहे थे, एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कोइड कौन बना रहा था, पोंटियो सेरिबेलर बना रहा था, और इंटरनल आर्कोइड डार्सल मीडियल लेमिनिस्कस के फाइबर। बेसल गैंग्लिया ये भी हमने पढ़ा हुआ था, स्ट्रैटम ग्लोबस प्लैटस। अब स्ट्रैटम किसको कहते हैं, क्वाड्रेट न्यूक्लियस है ऊपर, नीचे हमारे पास इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल उसका प्यूटेमन है और ये क्या है, ग्लोबस प्लैटस है, एक्सटर्नस है, ये इंटरनस है। तो ये जो प्यूटामिन और क्वाड्रेट न्यूक्लियस है इनको हम कह रहे थे नियोस्ट्राइटम या स्ट्राइटम, तो इन दोनों को मिला के साथ में ये ग्लोबस प्लैटस को मिला दें, उसके साथ फिर यहाँ पर सबथैलेमस होता है उसको मिलाएं, यहाँ पर फिर सबस्टेंशिया निग्रा होता है, इन सब को कलेक्टिवली हम लोग नाम दे रहे होते हैं क्या, बेसल गैंग्लिया। कि नी रिफ्लेक्स इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो नी रिफ्लेक्स किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा होता है, मसल स्पाइंडल को। नॉक्शियस स्टिमुलस इज कैरीड बाय, नॉक्शियस स्टिमुलस को कौन कैरी करता है, अब ये लेमिना का पूछ रहे हैं तो लेमिना 1 है,
तो ये बाकी आपको अगर याद, एक बार आप सिर्फ पढ़ लेना, बाकी अगर याद होते हैं तो याद कर लें, नहीं तो छोड़ें, इतना आप रट्टा नहीं लगा सकते, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस लिंक टू थैलेमस वाया न्यूक्लियस वेंट्रल पोस्टीरो लेटरल, हाँ ये हमने पढ़ा था, वीपीएल न्यूक्लियस जिसको कह रहे थे थैलेमस का, उसके पास क्या है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आ रहे थे, किसके, डार्सल कॉलम के भी आ रहे थे, और लेटरल का एंटीरियर लेटरल पाथवेज के भी आ रहे थे, तो उसको हम कह रहे थे वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक कैरीज विच सेंसेशन है, टिकलिंग और इचिंग और क्रूड टच, इनको कैरी करता है वेंट्रल या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है। टिकलिंग है, साथ में क्या है इचिंग है, टिकलिंग के साथ इचिंग है, और क्रूड टच था, क्रूड टच या ग्रास टच भी आप कह सकते हैं, उनको ये कैरी करता है। क्रूड टच को लाइट टच भी कहते हैं, सॉरी डीप टच भी कहते हैं, लाइट टच फाइन टच को कहते हैं, जो कि वो कैरी कर रहा था डार्सल कॉलम। रेफी न्यूक्लियस हैज़ विच पेन न्यूरोट्रांसमीटर, रेफी न्यूक्लियस में सेरोटोनिन होता है मोर देन गाबा, और ये नॉन रेम स्लीप का है ना। फिर आगे है आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग काजेज विच अफेक्ट है, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन काज करेगा, जाहिर सी बात है पैरासिम्पथेटिक या एसिटाइलकोलिन की तरह काम करते हैं ना आर्गेनोफॉस्फेट, और वो प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैक्सिमम वाटर लॉस बाय स्वेटिंग के जरिए होगा, जाहिर सी बात है स्वेटिंग है। व्हाट लाइज पोस्टीरियर टू द सेरिब्रल एक्विडक्ट इन द मिड ब्रेन है, तो सेरिब्रल एक्विडक्ट के जो होता है मिड ब्रेन के अंदर, उसके पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होता है, तो वो है टेक्टम, हमारे पास टेक्टम होता है, ठीक है, वो सेरिब्रल एक्विडक्ट के पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है किसमें, मिड ब्रेन में। पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक रिलीज क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे या नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे कुछ जगहों पे, तो यहाँ पर क्या है नॉर एपिनेफ्रिन, सबसे ज़्यादा नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं ना, तो उसको करेक्ट किया हुआ है। मीडियल लेमिनिस्कस इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस क्रिसलस एंड क्यूनियटस, हमने पढ़े हुए हैं। लेफ्ट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लीजन बिकॉज ऑफ विच अफेक्ट है, अच्छा वो डैमेज हुआ है, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, तो राइट साइड का जो टच है और प्रेशर है वो लॉस होगा, जाहिर सी बात है। क्रूड टच और प्रेशर को एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी कर रहा था, लेकिन क्या है अपोजिट साइड के क्रूड टच और प्रेशर को, तो क्या है अगर लेफ्ट साइड का एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज है तो राइट साइड का टच और प्रेशर, क्रूड टच और प्रेशर लॉस होगा। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रिलीजेज विच ऑफ दीज है, एडीएच को रिलीज करता है, ये आप थैलेमस में मैंने आपको पढ़ाए थे। अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन काजेज प्यूपिलरी डायलेशन, जाहिर सी बात है यहाँ रेडियल मसल्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या है कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल है, ये समझो, या स्फिंक्टर प्यूपिल है, ये दरमियान में प्यूपिल है, और यहाँ पर फिर क्या होता है इस तरह का मसल होता है जिसको हम रेडियल मसल होता है उसको हम कहते हैं प्यूपिलो डायलेटर, उसके ऊपर अल्फा रिसेप्टर होते हैं, तो उस अल्फा रिसेप्टर पे जब एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो फिर क्या होगा ये कंट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये यहाँ पर समझो दीवार के साथ अटैच है, तो ये क्या है ये जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल जो है ये प्यूपिल का साइज बड़ा होगा कि नहीं, प्यूपिल और डायलेशन काज कराएंगे। देखें काज रेडियल मसल कंट्रक्शन रिजल्ट इन मिड्रियासिस या डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल को मिड्रियासिस भी कहते हैं। डायलेट सिलियरी मसल को भी डायलेट करते हैं फार विजन के लिए, लेकिन पैरासिम्पथेटिक क्या करते हैं प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन करते हैं, मियोसिस भी इसको कहते हैं, और साथ में एकोमोडेशन करते हैं नियर विजन के लिए, देखें नियर विजन के लिए है सिलियरी मसल। Patient can't stand with open eyes and patient can stand with open eyes and has ataxia when asked to walk with closed eyes है, sways back and forth है, where is the lesion present है, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ डार्सल कॉलम में। अगर एक पेशेंट है आइज़ ओपन है तो वो चल सकता है नॉर्मली, लेकिन जैसे आइज़ उसके क्लोज कर दें तो वो एक तरफ से गिरने लगता है, तो इसको ये डार्सल कॉलम के अंदर समझे लेजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो आइज़ ओपन के साथ भी गिर रहा हो तो इसका मतलब सेरिबेलम में लीजन है। अ वुमन हैज़ लॉस ऑफ 2 पॉइंट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड फाइन टच इन राइट लेग है विच इज़ डिफेक्टिव है, फेसिकुलस ग्रेसिलस उसका डैमेज हुआ है, और वो भी कौन सा लेफ्ट राइट साइड वाला, क्योंकि ये एप्सी लेटरल वो जा रहा होता है ना। फेसिकुलस ग्रेसिलस लोअर लिम्ब से कैरी कर रहा था प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह के सेंसेशन को या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को, फाइन टच को, और जो फेसिकुलस क्यूनियटस था वो अपर लिम्ब से कैरी कर रहा था, और ये दोनों हमारे पास डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के पार्ट थे। इन amyotrophic lateral sclerosis है पेशेंट डिजीज विल अफेक्ट मोटर सिस्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड अफेक्टेड है, वेंट्रल हॉर्न अफेक्ट होता है amyotrophic lateral sclerosis में, याद रखना। मेल हैड RTA विद इंजरी है टू ऑक्सीपिटल रीजन है, नाउ हैज़ होमोनाइमस हेमियोनोपिया विच स्ट्रक्चर इज डैमेज है, ऑप्टिक रेडिएशन है, ये भी मैंने आपको बार बार पढ़ाए थे, ऑप्टिक ट्रैक में भी होमोनाइमस होता है, ऑप्टिक रेडिएशन में भी होमोनाइमस हेमियोनोपिया होता है, लेकिन अगर ऑप्टिक कियाज्मा था तो उसमें हेट्रोनाइमस हेमियोनोपिया हो रहा था, और अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा था तो उसमें बिल्कुल होमोनाइमस नहीं, उसमें हेमियोनोपिया नहीं था, उसमें क्या था एनोपिया था या एनोप्सिया था, कंप्लीट ब्लाइंडनेस थी एक आइज की, वन आई की, अगर एक ऑप्टिक नर्व डैमेज है।
प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर रिलीज करेंगे क्या, एसिटाइलकोलिन, ये भी हमने पढ़ा। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन काजेज विच इफेक्ट है, स्वेट ग्लैंड और पाइलो इरेक्शन करेंगे, यहाँ पर स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग करवाएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायलेट ब्लड वेसल इन स्केलेटल मसल। अच्छा ये अभी कन्फ्यूजन वाला एमसीक्यूज है ना। अब देखें स्केलेटल मसल के अंदर हाँ जो होते हैं ब्लड वेसल, उनके ऊपर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उनके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। अब वो बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर जब एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो क्या है, वाइजोडाइलेशन होगी और उसकी वजह से स्केलेटल मसल के पास ब्लड ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक जो होते हैं वो सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स और पाइलो इरेक्टर मसल के पास जा रहा है, तो बाकी जितने भी सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो कोलिनर्जिक नहीं होते, वो क्या होते हैं, एड्रीनर्जिक होते हैं, मतलब एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन रिलीज कर रहे होते हैं। सोमनील्यूकी का मतलब स्लीप टॉकिंग है, अकर इन विच फेस स्लीप साइकिल है, तो ये नॉन रैम 2 में होता है। पेशेंट हेड इज टर्न टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन है, ये सुपीरियर कॉर्टिकुलस है, ठीक है, जिसमें पेशेंट हार्ट को टर्न करता है ताकि चीज़ों को देख सके। अगर पेशेंट हेड को टर्न करता है ताकि आवाज़ को सुन सके तो उसमें फिर इन्फीरियर कॉर्टिकुलस इन्वॉल्व होता है। देखें, सुपीरियर कॉर्टिकुलस विजन के लिए, इन्फीरियर कॉर्टिकुलस ऑडिटरी। फिर यंग बॉय हैव नाइट ब्लाइंडनेस है, हिज एल्डर ब्रदर आल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम ड्यूरिंग नाइट है, विच इन्वेस्टिगेशन विल यू परफॉर्म फॉर फर्दर डायग्नोसिस है एंड द काज टू डायग्नोज द काज ऑफ ब्लाइंडनेस है। तो वह इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम हम करेंगे जिसमें रेटिना को हम देखते हैं ग्राफ के ऊपर कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं सिर्फ। पर्सन वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड आफ्टर आर्गुमेंट विद बॉस व्हाट वी हैव सीन ऑन ईसीजी, थीटा वेव्स होते हैं। जब बंदा स्ट्रेस में होता है या फ्रस्ट्रेटेड होता है तो थीटा वेव्स होते हैं, जब बंदा अलर्ट और कॉन्शियस होता है और आइज ओपन होते हैं वो बीटा वेव्स हैं, और अवेक है बंदा और उसके आइज क्लोज हैं तो वो है अल्फा वेव्स, ठीक है। ये सारे वही हैं उस दिन हमने पढ़े हुए थे। अंडर 2 years बेबिंस्की साइन इज नॉर्मल है बट इट डिसअपियर्स आफ्टर 2 years ड्यू टू माइलिनेशन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ठीक है। सीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी माइलिनेशन नहीं हुई पड़ी होती 2 years से पहले। 2 years के बाद 2 years तक उनकी फिर माइलिनेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर क्या है, बेबिंस्की साइन वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और प्लांटर रिफ्लेक्स नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है लोगों में वही प्रेजेंट होगा। A young boy faced RTA. He was rushed to emergency department. He was irritated, restless, but was opening eyes and localizing pains. Opening eyes का मतलब 4 है, स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है ना। लोकलाइजिंग पेन, तो पेन के लिए हमारे पास कितने थे, मोटर रिस्पॉन्स में आ रहा है ना, तो उसके लिए हमारे पास 6 थे, और 6 में से अगर वो लोकलाइज कर रहा था पेन को तो ये हमारे पास 5, उसको 5 पॉइंट मिल रहे थे ना, तो 4 और 5 9 हो गए, और उसके वर्ड्स क्या हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल हैं, तो ये हमारे पास 2 हो गए, तो 9 और 2 ये हो गया 11, तो इसका जीसीएस कितना है, 11 है। 1 क्योंकि ये था ना, तो इसमें E4 हो गया, इसमें हमारे पास V इसमें कितना है, 2 है, और जो इसमें मोटर रिस्पॉन्स है M जो है वो हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 और 2 ये 7 और 4 11, तो ये 3 चीज़ें हम देख लेते हैं ना। आई ओपनिंग है, वर्बल रिस्पांस था, और ये मोटर रिस्पांस। लोकलाइज कर रहा है पेन को तो मोटर रिस्पांस के 5 पॉइंट हो गए ना, वर्बल रिस्पांस का 2 है, इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड है, और आई स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है तो E4 है। 1 लाख मैक्सिमम कितने होते हैं, 15 होते हैं, और मिनिमम 3 होते हैं, सबका 1 1 1। When light enters the retina, which layer of the eye strikes first and goes out है, वो फोटो रिसेप्टर लेयर है। इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पीनस कंप्राइजेज ऑन मस्क्रानिक कोलिनर्जिक है, हाँ, इरेक्टाइल टिश्यू जो होता है पीनस का उसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं मस्क्रानिक होते हैं, और वहाँ पर एसिटाइल कोलिन के बाइंड होगा और उस पीनस के इरेक्शन काज करवाएगा। और इजेकुलेशन कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वेव्स ड्यूरिंग अलजेब्रा अरिथमेटिक मीन सॉल्विंग विच वेव पेपर है, तो इसमें बीटा वेव्स होते हैं ना, अलर्ट एंड कॉन्शियस होता है बंदा जब कोई पेपर वगैरह सॉल्व कर रहा है ना, तो बीटा वेव्स होते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन अगर स्ट्रेस वगैरह होगा थीटा वेव्स होंगे। आगे है टेस्ट सेंसेशन की शायद पूछ रहा है ना। अच्छा, वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड, वोमिटिंग सेंटर का पूछ रहा है। वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसका आंसर इन्होंने बी दिया हुआ है, लेकिन बी नहीं, असल में मेडुला है, लेकिन मेडुला ऑप्शन में है नहीं, तो इस वजह से हमने टेक्टस सैलाटोरियस मेनली किस लिए था, टेस्ट के लिए था, तो ये भी मेडुला में प्रेजेंट होता है टेक्टस सैलाटोरियस, तो इसके करीब प्रेजेंट होता है वोमिटिंग सेंटर, इस वजह से अभी हमने ये ऑप्शन करेक्ट किया है, लेकिन अगर मेडुला का ऑप्शन होगा तो उसी को करेक्ट करना है।
ये सारा यही एक्सप्लेनेशन। लूजली ऑर्गेनाइज न्यूरॉन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं मेडुला में, जैसे कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो कि एरिया पोस्ट्रीमा में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सल्टोरियस में भी थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं और उसके करीब भी प्रेजेंट होते हैं। डिक्रीज इन विच न्यूरोट्रांसमीटर काज एंग्जाइटी है, गाबा है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इवोक पोटेंशियल ऑफ एनेस्थीसिया कैन बी असेस्ड बाय ऑडिटरी है। कांस्टेंट ब्लड फ्लो इज प्रेजेंट इन ब्रेन के पास कांस्टेंट ब्लड फ्लो जा रही होती है। इन्फेंट्स ब्रेन ईईजी फाइंडिंग्स विल बी डेल्टा वेव्स। जो इन्फेंट्स होते हैं उनके ब्रेन में सिर्फ डेल्टा वेव्स होते हैं, उनमें बीटा और अल्फा वेव नहीं होते। मतलब जैसे डीप स्लीप में, एडल्ट्स में सिर्फ डीप स्लीप के दौरान डेल्टा वेव्स बनते हैं। अब डीप स्लीप के दौरान बंदा क्या होता है, उस वक्त उसका सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। इस वजह से हम कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और हर चीज़ डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है उस वक्त सिर्फ डेल्टा वेव्स एक्टिवेट हुए पड़े होते हैं, अल्फ़ा और बीटा नहीं होते। अल्फ़ा और बीटा ज़्यादा किस में काम कर रहे होते हैं, कॉन्शियस स्टेट्स में। तो इस वजह से बच्चों में हमारे पास क्या डेल्टा वेव सिर्फ होते हैं, सबकॉन्शियस उनका जो ब्रेन होता है सिर्फ एक्टिवेट हुआ पड़ा होता है। बेसल गैंग्लिया सब्सटेंशिया एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा रिलीज व्हाट टू स्टॉप सीजर है, गाबा स्टॉप करेगा सीजर को। अफरेंट टेस्ट पाथवेज फ्रॉम द टंग रिले दैट, वो कहाँ पे रिले करेंगे, जो कि टेस्ट पाथवेज के होते हैं वो होते हैं सेंसेशन ट्रेवल करेंगे थ्रू पेरिफेरल एक्सॉन्स टू ट्रैक्टस सल्टोरियस। हाँ जाहिर सी बात है। इन स्लो वेव स्लीप विच इज़ करेक्ट है, स्लो वेव में क्या करेक्ट है, लॉन्गर ड्यूरेशन देन रन स्लीप है, जाहिर सी बात है। नॉन रन स्लीप लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। सो टेस्ट इज कैरिड बाय विच रिसेप्टर है, ग्लूटामेट होता है। डिप्रेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक काजेज, पैरासिम्पथेटिक को हम डिप्रेस अगर करेंगे मतलब इनिबिट करेंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और अगर एक्टिवेट करेंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत है ना। अब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक की वजह से होता है। इंक्रीज सिक्रीशन भी एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक की वजह से। रिलैक्सेशन ऑफ जीआईटी एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक। प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक की वजह से होता है। ईईजी सिंक्रोनाइजेशन इज कॉज्ड बाय लोकस सिरोलस की वजह से होता है, जो कि एस्टाइलकोलिन रिलीज कर रहा था और रेम स्लीप के लिए ये सेंटर था। रेम स्लीप इज़ रिलेटेड टू कोलिनर्जिक एस्टाइलकोलिन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम ये CNS फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।